अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले इमरान खान के कल के ट्वीट पर बात करेंगे जो उनके ज़ाती अकाउंट से जारी हुआ है। इमरान खान ने अफ़गानियों की हिमायत में एक ट्वीट किया है जिस पर उन्होंने कहा है कि किसी भी तौर पर अफ़गानियों को मुल्क बदर न किया जाए। वो 40 साल से पाकिस्तान में थे तो इनकी मेहमान नवाजी करें और इनको रहने दें। इस पर सोशल मीडिया को मैंने चेक किया कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अब उनका एक अहम नुमाइंदा फ़रतुल्लाह बाबर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था अफ़गानियों के हिमायत में उनके लिए। तो उस पर बड़ा सिंध में शोर गोल मच गया और सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी पर बड़ी लानतान शुरू हो गई। हालांकि वो एक इनफरादी शख्स का फ़ैल था जिसे बाद में पीपल्स पार्टी ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी करने के जुर्म में पार्टी से भी निकाल दिया। उसके बाद ये सोशल मीडियाई जो बड़े दानिश्वर हैं दिन रात पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, क्योंकि इनका बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी है। इनकी कोई अफ़गानियों से न हमदर्दी है न मुखालफत। वो चाहते वो रहे न रहें वो अलग बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ना। सिर्फ इनकी वजह बुनियादी ये है। इसलिए इमरान खान ने जैसे ये कल से ट्वीट किया है और जो जियो न्यूज़ पे भी दिखाया गया, मतलब चैनल्स पे भी दिखाया गया, लेकिन किसी भी नाम नहाद कौम परस्त या किसी भी अफ़गानियों के सिंधी मुखालिफ जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, किसी का भी मैंने ट्वीट नहीं देखा, न ट्वीट देखा है न फेसबुक की पोस्ट देखी है कि उन्होंने इमरान खान या उसकी पार्टी की कोई मजम्मत की हो। हालांकि ये रोज़ अव्वल से आया है कि अफ़गान जो शहरी हैं और वो और इमरान खान एक ही बात है। आपको याद होगा कि इमरान के दौर में 40,000 टीटीपी के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाया गया जनरल फैज़ हमीद के थ्रू और उन्हें सवात, मटा और दीगर इलाकों में बसाया गया है, कोहाट में, जो अभी तक अफवाज पाकिस्तान और वहाँ के मकामी लोगों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। अफ़गानियों के निकालने का जो अमल शुरू हुआ है जिसमें जनरल आसिम मुनीर ने नुमाया रोल अदा किया है और उसको निकालने के लिए अभी तक तकरीबन 3 लाख अफ़गानी निकले हैं, जो तकरीबन 17 लाख गैर कानूनी अफ़गानी पाकिस्तान में मुकीम है, जिसमें सिर्फ 3 लाख गए हैं। बहुत बड़ी तादाद अभी तक बड़े शहरों में छुपी हुई है, ख़ास तौर पे कराची में, जहाँ इनको इनके मकामी हमदर्द जो हैं वो इनको छुपा कर बिठा देते हैं। सुराब गोट हो गया, कीमाड़ी से आगे इस तरफ हो गया, शेरशाह की तरफ, हर जगह जाए तो आपको ये लोग मिलेंगे, लेकिन अभी तक इनके ख़िलाफ़ इतना कोई तेज़ ऑपरेशन नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह ये लाहौर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में है और केपी के कई शहरों में ये छुपे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसी अंदाज में इनकी वापसी नहीं हुई जो जितनी होनी चाहिए थी। तो ये सूरत हाल है अफ़गानियों की और इमरान खान ने इसकी जो हिमायत की है ट्विटर अकाउंट से, तो ये इस तरह आप सब देख लें और इसकी मज़म्मत की जाए। जितनी मज़म्मत की जाए उतना कम है कि ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, ख़ासतौर पे पीटीआई की सपोर्ट में। और 9 मई के वाक़यात में भी लाहौर हमले में, जीएचक्यू हमले में ज़्यादातर अफ़गानी तालिबान पकड़े गए हैं और उनके नाम और सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो ये एक रोज़ रोशन की तरह आया है कि यही 17-18 लाख पीटीआई के भी वोटर हैं जो अब निकल रहे हैं, तो इनकी चीखें निकल रही हैं। उसके अलावा मैंने कल भी ट्वीट भी किया था और फेसबुक पे भी पोस्ट रखी थी कि 11, 12 और 15 दिसंबर इंतहाई अहम है। 11 दिसंबर इसलिए है कि 11 दिसंबर को नैब ने आखिरी तलबी का नोटिस दिया है बुशरा बीबी को, जो तोशा खाना से उन्होंने चीज़ें चुराई हैं, जो उनको गैर मुल्की सरबराहों ने दिए और उन्होंने बगैर कुछ पैसे दिए उठा लिए। यूथिए इस पर बड़ा चिराग पाए हैं कि इस पर यहाँ से तो मरियम नवाज़ ने भी चीज़ें ली हैं, नवाज़ शरीफ ने भी ली हैं, आसिफ ज़रदारी ने भी ली हैं। बात ये नहीं है कि उन्होंने चीज़ें ली हैं तो इन्होंने क्यों नहीं ली। बात यह है कि सब ने एक कानून जो तोशाखाना का, माफ़ करना, तोशाखाना का कानून है, उसको अमल पैरा होकर उस पर ही लिया है। लेकिन बुशरा बीबी ने 1 रुपया जमा कराए बगैर लाखों रुपए के जेवरात उड़ा लिए और उनकी न कोई रसीदें जमा है न कुछ है। आज भी एक यूथिया सुबह फ़ोन पर बहस कर रहा था कि तोशाखाना तो ना इमरान खान का पकड़ा गया है, बाकी आसिफ ज़रदारी का भी था, नवाज़ शरीफ ने भी गाड़ियाँ ली हैं, उनका क्यों नहीं हुआ। तो उसको यही बात समझा रहा था। और सब चीज़ें सबसे आया है कि बात तोशाखाना से चीज़ें लेने की नहीं है। तोशाखाना के कानून में ये क्लियर लिखा हुआ है कि तोशाखाना का जो भी चीज़ ली जाएगी वो रिटर्न की जाएगी, यानी अपने पास रखी जाएगी। बल्कि इमरान खान ने पहले तोशाखाना से चीज़ें उठाई, उनको मार्केट में बेचा, उसके बाद उसमें से कुछ रकम जाकर जो है तोशाखाना में जमा कराई और जाली
रसीदें जाली करें। इमरान खान को जो नाअहल किया गया है वो तोशाखाना से चीज़ें लेने पर नहीं किया गया, बल्कि उन्हें नाअहल किया गया है झूठ बोलने पर, झूठी रसीदें दिखाने पर, और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में अपना रिटर्न जमा कराया है उसी में उसने वो चीज़ें गलत दिखाई हैं। वो जो अमाउंट उसमें जो लिखा है उसमें 2 करोड़ है, इसके अकाउंट में 5 करोड़ जमा है। ये इस किस्म की चीज़ें हैं जिस पर उन्हें नाअहल किया है। ऐसे ही केस में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, क्योंकि और पनामा और अवनामा कुछ भी नहीं निकला, तो उसके बेटे से जो उन्होंने तनख्वाह क्यों नहीं ली, 2 माह की तनख्वाह रिजर्वेबल थी, आपने वो अपने असासों में नहीं लिखी, इसलिए आप नाअहल है। सिर्फ 2 तनख्वाहें न लेने के जुर्म में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे ये तो करोड़ों का मामला है जो इसने घड़ियां लेकर बेची, और बेचकर फिर वो अमाउंट गुल कर गया और उसने अपने असासों में वो रकमें ज़ाहिर नहीं की। तो ये इमरान खान का जुर्म था, एक इस पे हुआ। और दूसरा जुर्म जो अभी चल रहा है केस तोशाखाना, एक और रेफरेंस बनाने जा रहा है, नेब बनाने जा रहा है तोशाखाना का, वो है इसमें फ्रॉड का केस, कि किस तरह इसने घड़ियाँ ली और झूठी रसीदें लगाई हैं, और जिसको बेची गई घड़ी गोगी जाकर दुबई में बेच आई, उसका भी बयान आ गया है उमर साहब का। और ये सारी चीज़ें इमरान खान और बुशरा बीवी के लिए फंदा बन जाएंगी। और 11 तारीख को अगर बुशरा बीवी इसमें पेश नहीं होंगी तो फिर जो यकीनन नेब बुशरा को गिरफ्तार करेगी। बुशरा की गिरफ्तारी में सिर्फ अब 11 दिसंबर ही हायल है। अब देखना ही है कि बुशरा बीवी अदालत से रुजू करती है इस फाइनल कॉल नोटिस के खिलाफ, या 11 तारीख को नेब हेडक्वार्टर में पेश होती हैं। उसके अलावा 12 तारीख भी अहम है दिसंबर, जिस पर इमरान खान पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होगी। और ये अपनी नौयत का पहला केस है कि इसमें दूसरी बार रिवर्स में केस चला है और दोबारा ज़ीरो से शुरू हुआ है। अब इसमें 12 तारीख को इस पर फर्द जुर्म आयद होगी। उसके बाद सारे गवाहीन जितने भी हैं उनको दोबारा 22 गवाह हैं उनको दोबारा पेश किया जाएगा, और सारे गवाह बारी बारी अपनी गवाही देंगे। और इमरान खान ने कहा है कि वो जनरल बाजवा को और डोनाल्ड लू को गवाह बनाएंगे। तो बाखबर ज़रा ने ये खबर दी है कि जनरल बाजवा ने कहा है कि हाँ वो इस केस में पेश होना चाहते हैं, अगर GSQ ने उन्हें इजाज़त दी। अगर उन्हें परमिशन मिल गई तो जनरल बाजवा का बयान जो होगा वो इमरान खान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि जनरल बाजवा ही वो शख्स है जिन्होंने इसको गोद में बिठाकर इक़्तिदार में लाए, किसी तरह RTS बिठाकर इसको एक गैर मकबूल शख्स को इक़्तिदार में लाए और किस तरह उनको चलाया 3 साल, और फिर उनसे हाथ निकाला तो गिर पड़े, और फिर जो कुछ हुआ बाजवा के साथ वो एक तारीख का हिस्सा है। तो अब ये सारी चीज़ें फिर खुलेंगी, सारी चीज़ें आवाम के सामने आएंगी तो पता चलेगा तो क्या हो रहा है। उसके अलावा 15 दिसंबर की डेट जो है वो है इलेक्शन की डेट, के 15 दिसंबर तक आम इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस करना है, ताकि अगला 54 दिनों में इलेक्शन हो जाए। अगर 15 दिसंबर तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आता तो समझ जाएं कि मामला बहुत मशकूक है, और बातें जो दबे दबे लफ्ज़ों में इस्लामाबाद के कॉरिडोर में हो रही हैं कि इंतखाबात की ज़रूरत नहीं है, मुल्क को मुआशी तौर पे मुस्तहकम किया जाए पहले, तो ये बातें जो की जा रही हैं, तो अब देखा जाएगा कि ये इन बातों में सदाकत है या नहीं है। तो ये 15 तारीख को पता चल जाएगा कि 15 तारीख तक अगर शेड्यूल नहीं आता तो इसका मतलब है इंतखाबात का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, और मौजूदा सेटअप फिर लंबा चलेगा, और फिर न सिर्फ इमरान खान बल्कि नवाज शरीफ और जरदारी भी सियासत से फ़िलहाल माइनस नज़र आएंगे। उसके अलावा नवाज शरीफ कल से फिर अपने पुराने बयानी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस लाडला प्लस की छाप से उस टैग को हटाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। और कल भी उन्होंने इस पर एक बयान दिया था, जो पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया जिनको पार्टी टिकट जारी करने। आज भी उन्होंने ये खिताब किया जो सारी TV चैनल्स पर बराह रास्त दिखाया गया कि मुझे क्यों निकाला गया, 93 में क्यों निकाला गया, 96 में क्यों निकाला गया, मुझे 2002 में क्यों निकाला गया, मुझे मुल्क जलावतन किया गया, मुझे फिर आखिर में 2017 में क्यों निकाला गया, अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, सारे रेट सही थे, सब चीज़ें सही थी, फिर क्यों किया गया और मुल्क को धकेला गया, और इन सब लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। तो इसकी 2 वजह है। एक तो ये कि PML नून एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी के बगैर अगर सियासत में उतरी, इलेक्शन में उतरी, तो पंजाब में उसका डब्बा गोल हो जाएगा, उसे बहुत बड़ी शिकस्त का सामना होगा। उसके मुकाबले में आप देखेंगे PTI वाले
जो भी लोगों को खड़ा करेंगे वो आगे आ जाएंगे और ये पीएमएल नून के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। इसलिए बचने के लिए एक उधार पे ये बयानिया लिया गया है जो कल से शुरू किया गया है, नई रागनी। तो अब पीएमएल नून इस पर कब तक चलेगी, इस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा, किसी को न सजाएं होंगी न कुछ होगा, लेकिन सिर्फ ये इलेक्शनी बयानिया है जो चलेगा। और मरियम नवाज ने भी कल से जो है अपने कन्वेंशन शुरू कर दिए हैं पार्टी के लिए। कल भी वो पिंडी के इलाके में थी, आज वो जलालपुर जट्टा में खिताब करेंगी, वहाँ अपने कारकुनों को और हामियों को लहू गरमाएंगी। तो देखना ये है कि वहाँ कितने लोग होंगे, कितनी रश होगी। उसके अलावा बिलावल भुट्टो वो भी केपी में सरगर्म है। एक रोज़ पहले उन्होंने शांगला में एक बहुत बड़ा शानदार जलसा किया था जो देखने के काबिल था, और उन्होंने खिताब करते हुए फिर वही सीनियर सियासतदानों को कहा कि वो अब ये अनापरस्ती की सियासत छोड़े और साइड पे चले जाएं। लेकिन उनके लहजे में भी इमरान खान के लिए भी कोई ऐसी गलत बात नहीं निकली और न ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो अब उनके बयानी में भी थोड़ी तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। और बिलावल भुट्टो की और पीपल्स पार्टी की क़यादत की पूरी कोशिश है कि केपी में उन नौजवानों को कैप्चर किया जाए जो पीटीआई की तरफ राग़िब है, और अगर पीटीआई को इलेक्शन में मौका नहीं मिलता तो पीपल्स पार्टी उसका नेमल बदल हो और वो वोट जो पीटीआई का वोट है उसे कैप्चर किया जाए। यही हिकमत अमली बिलावल भुट्टो की। और आज भी बिलावल भुट्टो लोअर दीर में एक जगह पर जलसा करने जा रहे हैं, वहाँ भी कोई कुर्सियों का लगा दिया गया है, बताया गया है कि 10,000 चेयर लगा दी गई हैं। वहाँ भी आज एक कन्वेंशन होगा, तो अब देखना है कि वहाँ कितनी रश होती है और बिलावल आज क्या कहते हैं उस पर फिर हम कल के ब्लॉग में तबसरा करेंगे। दूसरी तरफ आते हैं सिंध की तरफ, कि सिंध में भी जो किरदार जो जोकर पड़े हुए थे इस्टेब्लिशमेंट के कबाड़ खाने में, अब उनको झाड़ पोंछ कर दोबारा बाहर लाया जा रहा है, उन पर पॉलिशें की जा रही हैं। उन्हें प्लान बी का हिस्सा है वो, जिसमें फंक्शनल लीग सरगर्म है जीडीए के, और उन्होंने लियाकत जतोई को अपने साथ मिला लिया है दादू से, जो बज़ाहिर जीडीए के साथ ही मिलकर गुज़श्ता इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, लेकिन उसमें भी वो हार गए थे। लियाकत जतोई वो शख्स है जिन्होंने पिछले 2-2.5 सालों में बड़ी कोशिश की है किसी तरह उसे पीपल्स पार्टी में इन किया जाए, जब ख़ास तौर पर 9 मई के बाद वो उसकी राब्तों में तेज़ी आई हुई थी, लेकिन आगे से पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत उसकी सख्त मुखालफत कर रही थी। यहाँ के लगारी ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान ने इसकी मुखालफत की कि ये आदमी आएगा तो फिर हम पीपल्स पार्टी में नहीं रहेंगे। तो इस पर असदुद्दीन ने कहा कि पार्टी में किसी किस्म का नुकसान करने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने लियाकत जतोई को दे दिया जवाब। तो उम्मीद तो ये थी कि लियाकत जतोई शायद पीएमएल नून के टिकट पर लड़ेंगे, लेकिन पीएमएल नून और पीटीआई की लड़ाई की वजह से अब ये जेडीयू में चले गए हैं, ताकि जीडीए के वोट भी मिले, पीटीआई के भी वोट ले और आज़ाद उम्मीदवार भी हों और पीएमएल नून के भी हिमायती वोट मिले। इस तरह ये विन विन की सिचुएशन में जाना चाह रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि इनकी ये हिकमत अमली कामयाब होती या नहीं होती। दूसरी तरफ इस वक्त फंक्शनल लीग और उसके हिमायती बड़े ज़ोर से ढोल पीट रहे हैं कि बस अब हमारी हुकूमत आने वाली है, और पीर पगाड़ा जीएचक्यू में मुलाकात कर चुके हैं। तो ये जो जीएचक्यू में जाके मुलाकात वाली खबर है, ये झूठी खबर और फेक न्यूज़ है, जिसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसकी तहकीक की गई तो पता चला रावलपिंडी से कि इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई और पीर पगाड़ा कराची से बाहर नहीं गए, ये भी खबर कराची से भी निकली। तो इस तरह इस खबर को झूठा ही समझा जाए। दूसरी तरफ पीएमएल नून ने जो एक नया महरा सिंध में उतारा था, साबिक डीजी बशीर मेमन, वो तकरीबन नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि पीएमएल नून ने भी उसे मुँह नहीं लगाया। पीएमएल नून की कराची में जितने भी पुराने कायदीन बैठे हैं वो भी इसको लिफ्ट नहीं कराते, और ये खुद मारा फिर रहा है, लेकिन अभी तक इसे किसी भी सियासी ख़ानदान ने अपने साथ चलने के लिए ऐलान नहीं किया। ये शिराजियों से भी मिला है, जो ख़ानदान से भी मिला है, दूसरों से मिला है, लेकिन हर जगह से इसको कोरा सा जवाब मिला है। 1-2 मामूली मोहरे, जिस तरह दादू से एक लगारी लड़की खातून इसमें शामिल हुई थी, वो पीपल्स पार्टी की ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पे एमपीए बने थे। अब इस जैसे नाकारा मोहरे पीएमएल नून को क्या सिंध में कामयाबी देंगे। तो अब नवाज शरीफ ने भी गालबन इस पर खामोशी अख्तियार कर ली है, क्योंकि उनका दौरा सिंध जो कराची का दौरा था वो भी उन्होंने मौखर कर दिया था, क्योंकि कराची आने का उसे कोई फ़ायदा नहीं था सवाए एमक्यूएम से मिलकर और उनकी चमचागिरियाँ करने से। तो नवाज शरीफ को बेहतर था कि मैं वापस लाहौर में बैठूँ। तो नवाज शरीफ यहाँ नहीं आए, इसकी वजह से सिंध में जो सियासी पोजीशन है, इस ब्लॉक के रिकॉर्ड होने तक पीपल्स पार्टी का
100% کنٹرول ہے ابھی تک، لیکن اس کے بعد کوئی سیاست میں تبدیلی ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ پاکستان ہے، یہاں ہر لمحے صورتحال بدلتی رہتی ہے۔ لیکن امید یہی ہے کہ پیپلز پارٹی مرکز میں نہ صحیح لیکن سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ دوسری طرف وزیر داخلہ بگٹی صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بہت بڑا تھریٹ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا، لیکن یہ تھریٹ تو بلاول بھٹو کو بھی ہے، کیونکہ طالبان نے باقاعدہ ایک لیٹر نکالا ہے، ایک اپنا نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن بلاول بھٹو پھر بھی جلسے کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان علاقوں میں کر رہے ہیں جہاں طالبان کی کسی زمانے میں حکومت رہی ہے، یعنی سوات اور ساوات میں مالاکنڈ میں وہ گھوم رہے ہیں۔ پہلے بھی شانگلہ میں جلسہ کیا انہوں نے، پھر اپر دیر میں گئے، اب لور دیر میں آج ہے، تو ان کو جو ہے سیاسی حکمت عملیاں جاری ہیں۔ لیکن JUIF انتخابات میں نہیں جانا چاہ رہی، کیونکہ وہ KP کی صورتحال دوسرے صوبوں سے بالکل مختلف ہے، وہاں PTI کا بہت بڑا زور چل رہا ہے، تو اس زور کے مقابلے میں مولانا سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی نہیں ہوگی، جو اس وقت ان کے پاس سیٹیں تھیں شاید وہ اتنی بھی نہ لے سکے۔ تو PML نون اور ان کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، یہ مل کر KP میں الیکشن لڑیں گے، اور دیکھیں دوسری کون سی جماعتیں ان سے ملتی ہیں۔ دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی نے کل اس کے لیڈر ایمل ولی خان، آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے، اور دونوں لیڈروں نے آگے چل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے پر اتفاق کیا ہے جو KP میں ہوں گی، اور ایک جو نشست کراچی میں ہے جہاں سے ان کی ڈویژنل صدر جو ہے شاہی سید MPA بنے تھے، وہ اس سیٹ پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے جا کر یہ کیا معاملہ سیٹ ہوتے ہیں، اس پر ہم اگلے ولاگ میں پھر تبصرہ کریں گے۔ تو آج تک کی یہ خبریں تھیں، تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔